सत्ता के गलियारे में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं अलका लांबा जी, जो कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय सचिव रह चुकी हैं। आप गो इंडिया फाउंडेशन की चेयरपर्सन हैं। बिल्कुल। राजनीति में ऐसी कहाँ कमी रह जाती है कि आपको एनजीओ का सहारा लेना पड़ा? देखिए, हिंदुस्तान की आबादी आप कहेंगे तो 121 करोड़ में हम कहते हैं कि 75% आबादी इस देश की युवाओं की है, और इस देश के युवा की भागीदारी के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। मुझे ये लगता है हमको इनकी भागीदारी सुनिश्चित करनी है। और मैं जब युवाओं से बात करती हूँ तो हिंदुस्तान की राजनीति में वो एक इसको कीचड़ समझते हैं, एक सोचते हैं कि यहाँ पर बहुत आसान नहीं है एक आम युवा का आकर कुछ करना। तो ये गो इंडिया फाउंडेशन मेरा मकसद था कि आपको घर नहीं बैठना है, आपको फिर भी अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए, अपनी आवाज को उठाते हुए सत्ता में जो लोग बैठे उन्हें सही रास्ता जो है वो दिखाते रहना कि आप किस तरीके का भारत चाहते हैं। अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो आपको आवाज उठाते रहनी है। तो गो इंडिया फाउंडेशन आम युवाओं को एक मंच उपलब्ध करता है गैर राजनीतिक, जिसमें आकर वो जो चाहता है, जिस तरीके से चाहता है समाज में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करके कुछ कार्यक्रम करना चाहता है और आवाज को बुलंद रखना चाहता है, तो गो इंडिया फाउंडेशन उन सभी युवाओं को एक मंच उपलब्ध करती है। हम हर 15 अगस्त को देश में हम लाल भारत मां के नाम से एक रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं। पिछले 15 अगस्त को हमने 18,000 यूनिट ब्लड जो है वो एक दिन में जो है वो लेकर एक कीर्तिमान स्थापित किया, और इस बार 15 अगस्त को हम लोगों ने उस रिकॉर्ड को तोड़ा है। तो ये एक चीजें जो युवाओं को इंस्पायर करती है कि हमारा योगदान बनता है, हमारा भी कंट्रीब्यूशन है, और हम किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो हम गो इंडिया फाउंडेशन के माध्यम से उन्हें बताते रहते हैं। आपकी एनजीओ बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए भी काम करती है। बिल्कुल। बच्चों को पढ़ाया भी जाता है इसमें। बिल्कुल। सुना है मैंने कि आपने भी सड़क पे कुछ बच्चों को पढ़ाया शुरुआती दौर में। देखिए, मैंने 1 महीने 2 महीने नहीं 6 महीने पूसा इंस्टीट्यूट पटेल नगर दिल्ली की जो रेड लाइट है उस लाल बत्ती के ऊपर 6 महीने मैंने जितने भी चाइल्ड बैगर और स्ट्रीट चिल्ड्रन थे या चाइल्ड लेबर के बच्चों को बैठाकर लाल बत्ती पर पढ़ाया। वहां बैठाने का कारण ये था कि मैंने पहले उनको एक कमरे किराए पर लेकर वहां बैठाना शुरू किया, तो ये बच्चे जो है हर दूसरे दिन फिर भागकर वहां पर लाल बत्ती पर पहुंच जाते थे, और मुझे लगा कि इनको यहाँ बांध कर रखना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो क्यों ना वहीं चला जाए जहां इनको अब आदत पड़ चुकी है, जहां इनको अच्छा लगता है। तो मैंने लाल बत्ती पे जाकर हमारी गो इंडिया फाउंडेशन के अपने वॉलेंटियर्स के साथ मैंने वही स्कूल अपना चलाना शुरू किया। और शुरू में दिक्कत आई, पुलिस की गाड़ी आई और उसने कहा कि आप ये काम यहाँ नहीं कर सकते। मैंने कहा ये बच्चा यहाँ भीख मांग सकता है इस लाल बत्ती पर, ये बच्चा यहाँ पर जो है चीजें बेचकर चाइल्ड लेबर का काम कर सकता है, ये बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ रात को नशा कर सकता है, तब आपको कभी कोई आपत्ति नहीं हुई। अगर आपको आपत्ति होती तो ये काम होते नहीं और मुझे भी ना आना पड़ता। लेकिन आज अगर मैं इन बच्चों को समेट कर, इन बच्चों को मैं अगर इन सब चीजों से दूर रखने की कोशिश कर रही हूँ और उन्हें शिक्षा देने की कोशिश कर रही हूँ, आपको आपत्ति है इसमें। उनके पास कोई जवाब नहीं था, वो 100 नंबर की गाड़ी वहां से चली गई। और उसके बाद जो है बहुत लोग जो भीख देते थे, मेरी कोशिश यही थी कि क्या चीज है जो उनको लाल बत्ती पर वापस खींचती है, तो वो बात थी कि भीख। क्योंकि उनको बहुत आसान था कि 5 साल के बच्चे को जो है वो पेरेंट जो है वो लाल बत्ती पर छोड़ जाते थे, शाम को बच्चा 5 साल का बच्चा भी 2,500 से 3,000 रुपया कमा रहा था, जो बहुत आसान था एक माँ बाप के लिए कि बच्चा छोड़ जाइए, शाम को ले जाइए और 3 से 4,000 रुपया वो बच्चा 5 साल का भी लाल बत्ती। तो हम लोगों को लगा कि यहाँ लोगों को कहना कि भीख नहीं, मदद दीजिए। तो वहां जब हमने बैठना शुरू किया तो जो लोग भीख भी देते थे 6 महीने में, उन सब ने जो है वो भीख देना बंद कर दिया। और मदद के तौर पर मैं कहूंगी कि अगर वो कोई निकल रहा है तो अपनी कलम, कोई अपने घर से कॉपी, कोई किताबें, कोई कपड़े, कोई खाना अपना। इतना मुझे कुछ भावुक क्षण भी आए कि लोग अपना जो खाना दोपहर का ऑफिस दफ्तर के लिए लेके जाते थे वो भी खाना उन बच्चों के लिए जो अपना टिफिन छोड़कर जाते थे। तो यही चीज मुझे थी कि एक जज्बा पैदा करना कि जब तक आप नहीं चाहेंगे ये देश सिर्फ कानूनों से नहीं बदलेगा। हमारी भागीदारी होनी चाहिए और हम ही हमारे लिए कानून बने और हमें उसका पालन करना है। भीख देना और लेना दोनों एक अपराध है, तो वो अगर अपराध कर रहा है, उसके माँ बाप अपराध कर रहे हैं 5 साल के बच्चे को लाल बत्ती पे, तो हम भी उतने ही बड़े अपराधी हैं उसको भीख देकर, बढ़ावा देकर। तो मुझे है कि हम लोगों ने काफी हद तक एक मैसेज देने में कामयाब रहे। उसके बाद पुणे, बॉम्बे में भी हमारे वॉलंटियर ने सेम स्कीम स्टार्ट की और बहुत कामयाबी मिली। मुश्किल बहुत था क्योंकि मेरे लिए भी आसान नहीं था लाल बत्ती पर बैठकर ये सब काम करना, धूल, पोल्यूशन और हॉर्न, और बच्चों के साथ जिस तरह से उनको बीमारियां थी, बहुत बार मैं भी बीमार हो गई, लेकिन छोड़ा नहीं उस रास्ते को। और खुशी रही कि हम उन बच्चों को काफी हद तक सेव कर पाए। आपकी सुंदरता के कायल काफ़ी राजनीतिक भी हैं, पत्रकार भी हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आपको ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे भी यूज किया जाता है। कॉमनवेल्थ गेम्स में क्वींस बेटन के लिए आपको चीफ कोऑर्डिनेटर भी बनाया गया था। आपके कारण एक देश की छवि भी अच्छी बनी थी, लेकिन कॉमनवेल्थ के घोटाले एक के बाद एक खुलासे
आपको नहीं लगता इससे आपकी भी छवि दागदार हो रही है? नहीं, देखिए, पहली बात तो मैं कहूंगी खाली मेरी सुंदरता की वजह से कि मुझे कुछ मौका मिला, मैं इस बात को नहीं मानती हूँ। और मुझे ये जरूर लगता है कि हिंदुस्तान की हर नारी बहुत खूबसूरत है। इसकी चर्चा विदेशों में भी हम लोगों को होती है, जिसमें मैं गर्व और फख्र महसूस करती हूँ। लेकिन आपने जहां तक बात की कॉमनवेल्थ की, इसमें कोई दो राय नहीं। आज मैं कभी फेसबुक या ट्विटर पे कभी कुछ भी लिखती हूँ तो बिल्कुल मुझे खुद एक माइंड सेटअप के बीच में जो है, जो वार होते हैं, उसका सामना करना पड़ता है। पर मेरी ये कोशिश रही, मैं खुद क्वींस बैटन रिले की चीफ कन्वीनर रही और मुझे देश भर में उस मिसाल को ले जाकर लोगों को एक करने का, और क्योंकि वो मिसाल हमारी देश की मिट्टी से बनी थी, मैं खुद उससे बहुत इमोशनल मैं अपना जुड़ाव महसूस कर रही थी और गर्व महसूस कर रही थी कि वो बैटन मुझे हाथ में ले जाकर एक राज्य से दूसरे राज्य, दूसरे से तीसरे राज्य में ले जाकर उसके बारे में बताने का मौका मिल रहा है, वो सब चीजें। लेकिन बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं, हम लोगों ने जितनी मेहनत की थी, लगा कि वो मेहनत हम लोगों की सबकी पानी में फिरी इन सब चीज़ों से। बहुत दुख भी हुआ मुझे। बहुत लोगों ने मुझे मेरे बारे में भी छानबीन करने की बहुत कोशिश की, बहुत आपके वेल विशर राजनीति में रहते हैं। पर मेरी ईमानदारी थी कि मुझे कभी भी, मेरे को जब ऑफर किया गया कि आपको ऑफिस दिया जाएगा, आपको गाड़ी और आपको ये काम है वो काम है, तो मैंने हमेशा उनसे इनकार किया। मुझे लगा मुझे इस बैटल को लेकर देश की सड़कों पर निकलने दीजिए, मुझे ऑफिस में बैठकर कोई सैलरी नहीं चाहिए, कोई काम मुझे ऐसा नहीं करना कि मुझे जिससे व्यक्तिगत कोई फायदा हो। मैं इसको बहुत बड़े फ्रेम में देख रही हूँ कि एक बहुत बड़ा मौका है कि देश के कोने कोने भर में मैं जाऊं। और मुझे गर्व है कि मैं कश्मीर की अगर घाटियों से लेकर और कन्याकुमारी तक मैं जो है इसको हर राज्य में ले जाने में कामयाब रही। एक बहुत शानदार सफर, ऐतिहासिक सफर, यादगार मेरी जिंदगी का वो रहेगा। सबसे अच्छा अनुभव कहाँ का रहा? सबसे अच्छा, देखिए, हर राज्य ने एक से एक बढ़कर अपने आप को साबित करने की कोशिश की है। लेकिन मैं आपको कहूंगी कि हमारा जो दमन एंड दीव में मैं बात करूंगी, बहुत छोटा सा वो है, जहां पर मैं उम्मीद नहीं कर रही थी कि यहां पर भी लोग निकल के आएंगे। लेकिन दमन और दीव ऐसी जगह थी जहां पर 20,000 लोग सड़कों पर थे और डिसिप्लिन लाइनअप थे, बिल्कुल सिर्फ उस बैटन की झलक पाने के लिए। उसके बाद वहां से हमारी जो बैटन पहुंची छत्तीसगढ़ में भी, तो वहां के भी लोगों में जो जोश और उत्साह जो था, वहां के आदिवासी लोगों ने जिस तरीके से उसकी पूजा की, वो भी अपने आप में बहुत सराहनीय था। कश्मीर की डल लेक में वहां पर बहुत वायलेंस था जिस टाइम हम बैटन लेकर गए, हमें अलाउ नहीं था, हम लद्दाख तक नहीं ले जा पाए बैटन को। लेकिन कश्मीर के वायलेंस के बाद भी हम लोग जो है उसको कश्मीर वैली में ले जाने में कामयाब रहे उस बैटन को। तो बहुत ही मैं कहूंगी ऐतिहासिक सफर, वो जिंदगी का मैं कहूंगी ऐसे पल थे जिनको मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। और सबसे खराब पल कब आया इस बैटन के साथ? सबसे खराब पल मेरा रहा उत्तर प्रदेश में। लखनऊ में? उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल लखनऊ में था। और वहां हम लोगों को पुलिस और प्रशासन के साथ बहुत भिड़ंत करके जो है बैटन को अपने रूट के अनुसार चलाना पड़ा, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि हम बैटन को जो है वो प्लान के अगेंस्ट लेकर जाएं। लेकिन हमें जो निर्देश थे क्वींस बैटन रिले की, जो हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की जो हमारा रूट बना हुआ है, हमें उसी को फॉलो करना है। और एक सिपाही की तरह मुझे लगा कि मुझे आपने जो भी आदेश है उसका पालन करना है। लेकिन बहुत दिक्कतें हुई, लड़ाई झगड़े भी वहां पर हुए, पता ये चला कि वहाँ क्वींस बैटन सहारा के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सुब्रतो राय, उनके घर ले जाना था। सारा विवाद उसी कारण खटा। देखिए, सहारा श्री जो थे वहां पर प्रोटोकॉल, कॉमनवेल्थ गेम्स की जो प्रोटोकॉल कमेटी थी उसके चेयरमैन थे। और ये हमेशा रहा है कि जहां जहां बैटन लेकर गए हैं वहां पर कोई भी चेयरमैन किसी भी कमेटी का है और अगर वो टी होस्ट करना चाहता है या बैटन को अपने यहाँ डिस्प्ले करना चाहता है तो उसे पूरे अधिकार दिए गए थे। हमने ये पहली बार नहीं किया। तो वो सहारा के घर नहीं की थी, वो सहारा शहर था जहां हजारों लोग जो है, और वहां पर एज जो है प्रोटोकॉल चेयरमैन के यहाँ पर टी पे इन्विटेशन के ऊपर हम लोग बैटन को डिस्प्ले करने के लिए ले गए थे, जिसपे वहां की सरकार को बहुत बड़ी आपत्ति थी कि वो इस बैटन को, क्योंकि उनकी आपस की कोई लड़ाई थी जिसको वो प्रेस्टीज इशू बनाकर देख रहे थे कि ये बैटन जो है वहां नहीं जानी चाहिए। और असली गई थी बैटन की नकली गई थी, ये बता दीजिए आप खुलासा। नहीं, देखिए, वो तो बीती बातें हैं, असली नकली मालूम नहीं मुझे, लेकिन ये बात जरूर है। जब विवाद खड़ा हुआ तो यही बताया गया कि उनके यहाँ नकली बैटन गई थी, असली वाली तो अपने रूट पे गई। नहीं, देखिए, ऐसा है, रूट हमने कहीं कोई मिस नहीं किया असली बैटन में। और अगर वो सहारा शहर में बैटन थी तो वो भी असली बैटन थी, और सहारा शहर से निकलने के बाद लखनऊ के बाद जो आगे का सफर था अमेठी रायबरेली का, वहां पर भी वो असली ही बैटन थी हमारे हाथों में। सत्ता के गलियारे में आप हमारे साथ खास चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद। शुक्रिया आपका भी। तो ये थी अलका लांबा जी जो हमारे साथ थी। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी खास शख्सियत से। चलते रहिए मैजिक टीवी के संग। नमस्कार।